हेलो नमस्कार साथी दोस्तों। आज अपना चैप्टर रहेगा सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो मोस्टली अपने को दे रखा है कि संक्रामक रोग के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि अपना जो सिलेबस है रीट मेंस साइंस मैथ के लिए उसमें सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग संक्रामक रोग के बारे में दे रखा है। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं जीवाणु जनित रोग। ये अपना चैप्टर रहेगा आरबीएससी कक्षा 12 जीव विज्ञान का। उसमें बहुत ही अच्छी तरह से दे रखा है कौन कौन से रोग होंगे। तो पिछली बार भी एग्जाम हुआ था आपका, यहीं से प्रश्न बना था, हालांकि इसमें प्रश्न सीधे जीवाणु जनित रोग कौन कौन सी है ये इसमें इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो चलिए आज का वीडियो रहेगा संक्रामक रोग। इससे पहले अपने एनसीईआरटी 11 की जीव विज्ञान चल रही थी, उसमें टोटल जो 14 वीडियो बने थे, इसमें एक दो वीडियो और भी बनेंगे, वो अपने आने वाले समय में कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है संक्रामक रोग, जीवाणु जनित रोग पढ़ेंगे इसमें। इस प्रकार अलग अलग अपने सभी रोगों को पढ़ लेंगे। चलिए इसमें देखिएगा, शुरू में आपके मानव के प्रमुख सामान्य रोग के बारे में दे रखा है कौन कौन से रोग होते हैं, और इसमें थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में बता रखा है इसमें। तो यहाँ से चैप्टर है जो अगले पेज से अपना ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। चलिए इसमें देखिएगा, संक्रामक रोग देखो क्या होता है। ये रोग रोग जनकों व परजीवियों के कारण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो भी रोग जनक होते हैं और परजीवी वगैरह होते हैं उनसे ये रोग उत्पन्न होता है। ये एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति से पहुंचे, यानी कि जो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है और उससे किसी वाहक के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक ये रोग जनक पहुंचते हैं। संक्रामक रोग इसलिए संचरण होने वाले रोग भी कहलाते हैं। संचरण सीधे या कारक द्वारा, जैसे रक्त व सीरम असंक्रामक द्वारा भी फैल सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के रक्त से दूसरे व्यक्ति के रक्त से, यानी कि किसी वाहक के द्वारा ये रोग फैले जा सकते हैं। जैसे मलेरिया वगैरह हो गया, डेंगू हो गया। इसमें देखो छुआछूत रोग है। ये रोग स्वस्थ व्यक्ति से सीधे संपर्क द्वारा फैलते हैं। तो व्यक्ति स्वस्थ है और एक अस्वस्थ है, उससे सीधे संपर्क द्वारा ये फैल सकते हैं। ये खांसने छींकने से, श्वसन के द्वारा, जैसे रिंगवर्म वगैरह है, ठीक है, दांत वगैरह हो जाते हैं, और कंजक्टिवाइटिस रोग वगैरह है, ये छुआछूत से फैल सकते हैं। अब देखो अछुआछूत रोग, इसमें संक्रमित कारक जैसे डेंगू है, मलेरिया, ये वाहक के द्वारा फैलते हैं, रक्त सीरम के द्वारा, जैसे एड्स वगैरह है, सनीपात ज्वर द्वारा फैल सकते हैं। अछुआछूत रोग है। इसमें देखो आगे असंक्रामक रोग, हालांकि अपने को संक्रामक के बारे में पढ़ना है केवल, परंतु थोड़ा अपने को जानना भी जरूरी है असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। यहाँ से इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से संक्रामक रोग कौन से हैं, तो आपको ऑप्शन में असंक्रामक रोग भी दे दे। इस प्रकार थोड़ा सा अपने को इनके बारे में जानना जरूरी है। ये रोग जनकों की अपेक्षा रोग कारकों द्वारा होते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क से नहीं फैल सकते, इसलिए असंक्रमित रोग कहते हैं, या असंचरण रोग इनको कहा जाता है। ये इन्हीं कारणों से प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े, उदाहरण जैसे कैंसर है, सबसे मोस्टली एग्जाम्पल आता है। कैंसर एक असंक्रामक रोग है, याद रखना। एलर्जी है, अपूर्णता रोग है, चोट वगैरह है, ये क्या हो गए, असंक्रामक रोग हो गए। इनमें कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अपूर्णता रोग है, आहार का कोई आवश्यक घटक का मात्रा में कमी होना, जैसे उदाहरण के लिए क्वासियोर का रोग है, रक्त क्षीणता, रक्त की कमी हो जाए। बेरी रोग है, ये जैसे विटामिन की कमी से होने वाले, प्रोटीन की कमी से होने वाले, ये सारे के सारे रोग याद रखना, ये है असंक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें और कुछ उदाहरण देखते हैं अपने। जैसे विघटनकारी रोग है, ये रोग जीर्णता या वृद्धावस्था के कारण होते हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है, वृद्धावस्था की वजह से होता है। एलर्जी वगैरह, ये व्यक्ति विदेशी पदार्थों की उपस्थिति से अति तनावग्रस्त हो जाता है, उदाहरण के लिए राइनाइटिस है, नासिका संबंधी रोग है, एलर्जी हो जाती है। दुर्व्यसन है, ये रोग व्यसनी बनाने वाले औषधियों जैसे एल्कोहल व तंबाकू के कारण होते हैं। एल्कोहल व तंबाकू की वजह से भी एडिक्शन रोग जिसको बोलते हैं, जिसका व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे आदी हो जाता है, ये क्या असंक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। मानसिक विकृतियां है, ये तनाव, चिंता, मानसिक योग्यता, पागलपन है, और या साइजोफ्रेनिया या मनोविकसित संबंधी रोग है, इनसे ये हो सकते हैं। कैंसर रोग है, ये मृत्यु के मुख्य कारणों में से एक है। इसमें कोशिकाएं बराबर विभाजित होना, सामान्य कोशिकाओं का चूर्णित होना, या भूखमरी से मर जाना, या आवश्यक जैव अंगों का नष्ट होना आरंभ हो जाता है। तो ये संक्रामक रोग के बारे में याद रखना। संक्रामक रोग एक ये कैंसर रोग एक असंक्रामक रोग है, याद रखना। कैंसर क्या है, असंक्रामक रोग है। अब देखिए इसमें संक्रामक रोग कौन कौन से हैं और इसके क्या वाहक है, इसके उपचार के लिए क्या क्या चाहिए, इस प्रकार की जानकारी जो आपको मिलेगी, और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो इसमें केवल आपको रोग के बारे में पता होना चाहिए कि जीवाणुजनित रोग है, विषाणुजनित रोग है, कवक से होता है, प्रोटोजोआ से होता है,
और इसका कारक कौन सा है, रोग वाहक कौन सा है। और मोस्टली कई बार इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि जैसे ये नाम देखो यहाँ से, इसमें नाम दे रखा है जैसे जीवाणुजनित रोग है, इसमें कुष्ठ रोग लिख रखा है। कुष्ठ रोग कोढ़ रोग भी बोलते हैं। अब कोढ़ रोग बोल दिया, क्योंकि नहीं पता चलेगा अभी कोढ़ रोग क्या है। कोढ़ रोग ही क्या है, कुष्ठ रोग है। लेप्रेसी कई बार इंग्लिश में भी नाम मिल जाता है, लेप्रेसी है। हैंसन डिसीज है, हैंसन रोग भी किसी कहा जाता है, कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग को कहा जाता है, इसमें याद रखना। ये कहीं भी आपको मिले, हैंसन रोग है, लेप्रेसी रोग है, या कोढ़ रोग है, या कुष्ठ रोग है, ये एक ही रोग के नाम है। तो इसका जो वाहक होगा ये जीवाणुजनित रोग है। प्रथम तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या जीवाणुजनित रोग है। इसमें देखियो कौन कौन से जीवाणुजनित रोग होते हैं, ये अपने थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी के नहीं लिखे तो आप इसमें लिख लेना। अब देखिए इसमें जीवाणुजनित रोग है, देखो टिटनेस रोग, जिसको लोक जगह भी कहते हैं, ये प्रभावित अंग करता है तंत्रिका तंत्र है। और क्लास्ट्रीडियम टिटेनी इसका क्या है, रोग वाहक है। हैजा रोग है, आंत है। विब्रियो क्लोरी है। इस चैप्टर में जो अपने पढ़ रहे हैं यहाँ से ये जितने भी रोग दे रखे हैं इनके अलग से एक दो नाम अलग से बता रखे हैं, उन सभी को पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार ये रोग अगर नाम दे दे तो थोड़ा सा अपने को कन्फ्यूजिंग हो सकता है। जैसे हैजा है, आंत प्रभावित होता है, और विब्रियो क्लोरी है, इसका रोग वाहक है। टाइफाइड या मोतीजरा है, आंत प्रभावित होती है, और इसका रोग वाहक है साल्मोनेला टाइफी है। क्षय रोग, टीबी या यक्ष्मा भी कहते हैं, फेफड़ा प्रभावित करता है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। डिप्थीरिया, जिसको गलघोटू या रोहिणी भी कहते हैं, श्वास नली को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। और कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, इसका रोग वाहक होता है। प्लेग या काली माता, फेफड़ा, कारो दोनों पैरों पर के बीच, या पास्चुरेला पेस्टिस है, इसका क्या है, जीवाणुजनित रोग का इसका वाहक है। प्लेग या काली मौत का पास्चुरेला पेस्टिस, याद रखना। नेक्स्ट देखो इसमें काली खांसी है। देखो काली खांसी है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, और हिमोफिल्स पर्टुसिस इसका रोग वाहक है। निमोनिया है, फेफड़ा प्रभावित करता है, और डिप्लोवॉक्स निमोनिया है, इसका रोग वाहक। कोढ़ रोग है, तंत्रिका तंत्र त्वचा इसको प्रभावित होती है, और माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, ठीक है, इसका रोग वाहक है। गोनोरिया रोग याद रखना, ये एक यौन संबंध भी रोग है, और जीवाणुजनित भी रोग है, याद रखना। मूत्र मार्ग नाजेरी गोनोरी। और सिफिलिस रोग है, शिश्न को प्रभावित करता है, और टेपोनोमा पैलिडम है, इसका रोग वाहक है। और मेनिनजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और इसका रोग वाहक है निजेरिया मेनिनजाइटिस है। और एंथ्रेक्स रोग है, त्वचा या श्वसन पथ है जो इसको प्रभावित होता है, और बेसिलस एंथ्रेक्स इसका रोग वाहक होता है। और इसके बाद है अतिसार पेचिस, सिगेला बैक्टीरिया, इसका रोग वाहक होता है, और आंत इसका क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इस प्रकार ये अपने पढ़ने वाले हैं सभी के सभी, इसके रोग वाहक है। इसमें कौन कौन से रोग वाहक है, कौन कौन से इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बनेंगे, मेन आप याद रखना। जीवाणुजनित रोग कौन से, इनकी लिस्ट बना लेना जो मैंने बताया आपको, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका रोग वाहक कौन सा होता है, और कौन सा अंग प्रभावित करता है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। अब देखिए इसमें संक्रामक रोग में जीवाणुजनित रोग, देखो कुष्ठ रोग है, कोढ़ रोग है। कुष्ठ रोग को कोढ़ रोग या लेप्रोसी या हैंसन रोग कहा जाता है। ये जीवाणुजनित रोग है, इसका रोग वाहक कौन सा है, रोग कारक इसका है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, याद रखना, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। इस प्रकार का कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है। इसमें शरीर का तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां, त्वचा आदि प्रभावित होता है। मोस्टली यहाँ से अगर अंग पूछा जाए कि अगर कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग हो जाए तो कौन सा अंग प्रभावित होगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मोस्टली यहाँ से याद रखना, तंत्रिका तंत्र है, यानी कि त्वचा और मांसपेशियां भी याद रख सकते हो। मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है, तथा अंगुलियों में विकृति उत्पन्न हो जाती है, और रोग के लक्षण 1 से 7 वर्ष में प्रदर्शित होते हैं। यानी कि जो रोग के लक्षण है, इसके रोग अगर हो जाए तो लगभग रोग के लक्षण प्रकट होने में 1 से 7 वर्ष का भी टाइम लग सकता है। अब देखिए इसमें घाव से निकलने वाले पदार्थ से रोग का प्रसार होता है। यानी कि जो घाव हो जाते हैं, जो घाव से पदार्थ निकलता है, मवाद निकलता है, उससे जो अच्छे अन्य अंगों पर लगते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो भी प्रभावित हो जाते हैं। और रोगी के साथ लंबे समय तक रहने से भी इसका प्रसार हो सकता है। कुष्ठ रोग के सिर्फ मनुष्य में ही लगता है, याद रखना, केवल मनुष्य में होता है। जैसे ये 3 प्रकारों में डिवाइडेशन किया गया है, ट्यूबरक्लोइड है, या लेप्रोमेटस है,
बॉर्डर लाइन है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा गहराई का प्रश्न पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कुष्ठ रोग का एक प्रकार नहीं है, ये बनेगा कुष्ठ रोग का एक प्रकार नहीं है। तो आपको 3 याद रखनी है, चौथा ऑप्शन आपको एक देगा तो वो रोग नहीं होगा। जैसे ट्यूबरकुलोइड है, लेप्रोमेटम है और बॉर्डर लाइन है, ये 3 याद रखना, ये 3 प्रकार के होते हैं कुष्ठ रोग। अब देखो कुष्ठ रोग के देखो ये इस प्रकार के लक्षण होते हैं। जैसे इस व्यक्ति के देखो अंगुलियां कटी फटी वगैरह है, ठीक है, आधी कटी फिटी हो गया, बाकी टेढ़ी सी है, तो इस प्रकार के रोग हो जाता है। ये डिप्थीरिया का है, आगे पढ़ेंगे अपने। डिप्थीरिया इस प्रकार का, डिप्थीरिया में एक पथरी जैसे आकार हो जाता है डिप्थीरिया में, यानी कि दूध वगैरह बच्चों में होता है लगभग, ये दूध वगैरह निकलने में थोड़ी कठिनाई होती है। निमोनिया रोग है, ठीक है, प्रकार के निमोनिया श्वास संबंधी बीमारी है, इसमें जो एक्सरा अगर बनाती होती है इस प्रकार का एक्सरा आता है। इसमें देखो कुष्ठ रोग का लक्षण देखो क्या होता है, कुष्ठ रोग का लक्षण है ट्यूबरकुलोइड कुष्ठ रोग के रोगी में प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है। इस रोग से त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, त्वचा पर घाव भी बन जाते हैं, हाथ पांव अंगुलियां मुड़ जाती हैं। और लेप्टोमेटम मेटिस है, कुष्ठ रोग के रोगी से में प्रतिरोधी क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें याद रखना जो ट्यूबरकुलोइड है कुष्ठ रोग का प्रकार है उसमें तो प्रतिरोधी क्षमता अधिक हो जाती है, अधिक होती है, परंतु लेप्रोमेटम में क्या होता है, प्रतिरोधी क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें याद रखना। यहाँ से अगर इस प्रकार का भी थोड़ा सा अगर गहराई में जाने का प्रयास करे एग्जामिनर तो कुष्ठ रोग का ये प्रकार दे दे कि निम्न में से कुष्ठ रोग के किस प्रकार में प्रतिरोधी क्षमता अधिक हो जाती है, तो ट्यूबरकुलोइड में और किस रोग में, किस प्रकार के रोग में प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है, तो लेप्रोमेटस याद रखना। लेप्रोमेटस जो कुष्ठ रोग का प्रकार है उसमें प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है, कम हो जाती है। और इसमें जीवाणु समूह में बनकर ग्लोबी के रूप में दिखाई देते हैं, सतह पर गांठ उभर जाती है और घाव भी हो जाते हैं तथा घावों की संख्या अधिक होती है। कुष्ठ रोग का यह प्रकार अत्यधिक संक्रामक है, कुष्ठ रोग का अधिक सबसे ज्यादा संक्रामक है लेप्रोमेटस जो है। तो ये क्या हो गया, अधिक संक्रामक हो गया। यहाँ से अगर पूछा जाए प्रश्न की कुष्ठ रोग का निम्न में से कौन सा प्रकार है जो सबसे अधिक संक्रामक है, तो याद रखना लेप्रोमेटस से है, ठीक है। 3 प्रकार है, ट्यूबरकुलोइड, लेप्रोमेटस और बॉर्डर लाइन, तो इनमें से लेप्रोमेटस है जो अधिक संक्रामक रोग है। अब देखिए बॉर्डर लाइन कुष्ठ रोग के रोगी के में उपरोक्त दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं और गांठें उभर जाती है तथा घाव बन जाते हैं। जो 2 रोग अपने पड़े हैं ट्यूबरकुलोइड और लेप्रोमेटस रोग है, इन दोनों के अगर संयुक्त रूप से लक्षण पाए जाए तो उसको क्या कहेंगे, बॉर्डर लाइन कुष्ठ रोग कहेंगे। कुष्ठ रोग को स्वस्थ जन सामान्य से अलग रखना चाहिए, उनके उपयोग के वस्त्र है अन्य वस्तुओं को भी प्रयोग में नहीं लाने चाहिए, यानी कि जो कुष्ठ रोगी से प्रभावित है व्यक्ति तो उसके जो वस्त्र वगैरह उनको अलग रखना चाहिए। इस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, BCG का टीका लगाया जाता है, याद रखना। और यदि पूर्ण अंग ही रोग से ग्रसित हो तो जाए तो शल्य क्रिया द्वारा उस पृथक भी किया जा सकता है, यानी कि पूर्ण अंग अगर प्रभावित हो जाए तो उसको शल्य क्रिया द्वारा उसके पृथक भी किया जा सकता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना BCG का, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति के रोकथाम के लिए किस टीके का इस्तेमाल किया जाता है, BCG का टीका, BCG, ठीक है। BCG की फुल फॉर्म आप कई बार पूछी हुई है, बेसिलस क्लेमेट ग्यूरिन होती है, याद रखना, बेसिलस क्लेमेट ग्यूरिन इसकी फुल फॉर्म होती है। मोस्टली जो ये यूज होता है TB रोग के रोगी है उनको लगाया जाता है, परंतु इसके रोकथाम के लिए कुष्ठ रोग में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना, थोड़ा सा यहाँ से अलग है ये। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें क्षय रोग, यक्ष्मा या तपेदिक या TB रोग हो गया। देखो यक्ष रोग बोल दिया, यक्ष्मा बोल दिया, तपेदिक रोग बोल दिया या ट्यूबरकुलोसिस रोग बोल दिया, ये एक ही है, ये हो गए TB रोग है। ये ट्यूबरकुलोसिस TB है, तपेदिक रोग है यक्ष्मा और क्षय रोग है, ठीक है। कई बार क्या नामों से ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं क्योंकि अलग अलग नाम दिए होते हैं, तो आप ट्यूबरकुलोसिस नाम रख सकते हो, एक याद रखना, क्योंकि जब भी आप पढ़ रहे हो तो जहाँ भी आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगे, समझ में नहीं आ रहा, तो इंग्लिश वाला वर्जन जरूर देखा करो पेपर में, इंग्लिश वाले देखने में थोड़ा सा अपने को समझ में आ जाता है कि इसमें क्या किसके बारे में पूछ रहे हैं।
क्षय रोग भी मनुष्य में आमतौर पर पाया जाता है। भारत में प्रति 1000 पर 15 व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हैं और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणुओं के प्रभाव से मनुष्य में क्षय रोग या टीबी तथा प्लूरसी जैसे घातक रोग हो जाते हैं। रोग हो जाने पर इसमें खांसी है, बुखार हो जाता है, वजन घटने लग जाता है, थकान महसूस होती है। रोग की निरंतरता से व्यक्तियों की हड्डियों का ढांचा मर जाता है, यानी कि रोग अगर लगातार रहे तो व्यक्ति में सब ऊर्जा, सब कुछ मांसपेशियां एक तरफ से यानी कि सिकुड़ जाएगी, केवल हड्डियों का ढांचा ही दिखाई देगा। आंखें अंदर धंस जाती है, भूख नहीं लगती है, जिससे रोगी व्यक्ति कमजोर हो जाता है। और फेफड़े के क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति के थूक है, बलगम है, छींक व खांसी से रोगाणु हवा में फैल सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, अगर हवा में फैल जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है, क्योंकि ये एक क्या है, संक्रामक रोग है। और स्वस्थ व्यक्ति के सांस लेने पर उसके शरीर में प्रवेश भी कर जाते हैं। और शरीर में जब प्रतिरोधी क्षमता कम होती है तब उसके शरीर में रोगाणु अपनी संख्या तेजी से बढ़ जाते हैं और जो पस या बलगम के साथ बाहर आते हैं, कभी कभी बलगम में रक्त भी आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रोगाणु की संख्या शरीर के अंदर अगर प्रतिरोधी क्षमता कमजोर कर देता है और हो जाती है तो इसमें इनकी जीवाणुओं की संख्या शरीर के अंदर ही बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है और बलगम के माध्यम से बाहर भी आते हैं। ये हो गया ये रोग यक्ष्मा, तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। अब देखो इसमें इस रोग का प्रसार जल व वायु के माध्यम से होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जल एवं वायु के माध्यम से, हालांकि वैसे तो जल के माध्यम से है, जब भी जल के माध्यम से होता है। पीलिया वगैरह, ये पोलियो वगैरह है, पीलिया रोग है वगैरह, इस कुछ ऐसे रोग जल एवं वायु के माध्यम से फैलते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जब बनेंगे तो मिलान वाले प्रश्न बनेंगे। ठीक है, कुछ अलग से इसमें क्वेश्चन डाला हुआ होगा। रोगी के प्रयोग में आने वाले वस्त्र, बर्तन आदि के प्रयोग से दूसरे व्यक्ति को यह रोग लग जाता है। यानी कि जो व्यक्ति रोग कपड़े हैं, बर्तन हैं इस्तेमाल कर रहा है, वो ही अगर अगर दूसरा व्यक्ति करे तो ये रोग फैल सकता है। तो इसमें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, जिसको भी इस प्रकार का रोग हुआ है उस व्यक्ति को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। क्षय रोग से ग्रसित पशु के दूध में भी रोग के रोगाणु पाए जाते हैं और व्यक्ति जो रोगी के संपर्क में रहता है उसके इस संक्रमण हो सकता है। और रोग के बचाव के लिए व्यक्ति को विशेष सावधानी रखना चाहिए। रोग से ग्रसित व्यक्ति को पृथक रखा जाना चाहिए और उसके वस्त्र है, बर्तन है, गर्म पानी में उबाल कर साफ करना चाहिए। रोगी द्वारा त्यागा गया बलगम है, मल या मिट्टी में दबा कर रखना चाहिए और दूषित जल, भोजन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, तो इसमें बचाया जा सकता है। यानी कि कोई भी अगर रोग हो जाता है तो इसकी सावधानियां ही सबसे जरूरी है, ताकि इस रोग को जल्दी जल्दी से ठीक किया जा सके। अब देखिए, इस रोग के लिए BCG की टीका लगाना चाहिए। BCG का टीका अपने कुष्ठ रोग में भी किया था। इसकी रोकथाम के लिए कुष्ठ रोग में भी BCG का टीका लगाया जाता है। इसके अलावा टीबी में भी मैंने बताया था, टीबी में BCG की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिलस क्लेमेट गुरिन होती है, ये याद रखना। दूसरों द्वारा इस्तेमाल हुक्के है, बीड़ी है, सिगरेट आदि से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये भी इनसे बचना चाहिए। अब देखिए, डिप्थीरिया या रोहिणी या इसको क्या बोलते हैं, गल घोटू रोग, यानी गले में इस प्रकार महसूस होता है कि गला कोई घोट रहा है। ठीक है, डिप्थीरिया मनुष्य में एक भयंकर रोग होता है। यह रोग क्रोनीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई क्रोनीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है और इस रोग में नाक, गला, टॉन्सिल प्रभावित होती है। हमारा नाक है, गला है, ठीक है, और टॉन्सिल प्रभावित होती है। ये विषैला पदार्थ प्रभावित होता है जो अवशोषित होकर रक्त में चला जाता है। इसमें मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, डिप्थीरिया रोग इस प्रकार का है जिसमें व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। केवल इंग्लिश याद रखना और याद रखने की वाली बात नहीं है। डिप्थीरिया जो याद रखना, डिप्थीरिया, रोहिणी डिप्थीरिया या गलघोटू, ये आ जाएंगे इसके अंदर। ये जीवाणु रोगी मनुष्य की अंगुलियों के स्पर्श से फैलते हैं। खाने के बर्तन हैं, खिलौने हैं, पेंसिल आदि वस्तुओं पर संपर्क से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ये फैल सकते हैं, इसमें फैल सकते हैं, यानी कि इनके परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा रोग ग्रसित व्यक्ति के छींकने, खांसने, द्रव की बूंदे आदि आती है तो ये अन्य द्वारा ग्रहण करने पर जो रोगाणु है उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और डिप्थीरिया रोग से बचने के लिए ग्रसित व्यक्ति को पृथक रखा जाना चाहिए और सभी बच्चों को इस रोग का प्रतिरोधी टीका लगाया जाना चाहिए। ठीक है, DPT का टीका लगता है, DPT का। तो तीनों का काम आता है, डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है, काली खांसी है, या टिटनेस रोग है, इनके लिए काम आता है। ठीक है, ये DPT का टीका लगाया जाना चाहिए।
अब देखिए नेक्स्ट, देखिए टिटनेस रोग है, धनुष स्तंभ या टिटनेस जिसको रोग बोला जाता है, इससे ये क्या होता है देखो, ये होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। इसका रोग वाक्य है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है। और टिटनेस रोग में सिर दर्द होने लगता है एवं व्यक्ति के जबड़े भींग जाते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, एक सा शरीर में, पूरे शरीर में जगड़न पैदा हो जाती है, खाना निगल नहीं पाता, उसके साथ ही शरीर में ऐंठन आने लगती है और संक्रमण के 3 से 4 सप्ताह के भीतर रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब रोग इस प्रकार का जो जीवाणु है क्लास्ट्रीडियम टेटेनी जो शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो 3 से 4 सप्ताह के भीतर इसमें रोग के लक्षण पैदा होते हैं और इसके प्रभाव से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। और रोग का प्रसारण घाव या अथवा त्वचा के कटे फटे स्थान से रोगाणु शरीर में प्रवेश करने से होता है। लेकिन तभी कहा जाता है जब भी हमारे को चोट लग जाती है तो एक टीका लगाया जाता है डॉक्टर के पास से जाकर, टिटनेस का टीका इसी वजह से लगाते हैं, विशेष तौर से लोहे से लगने पर। इसमें क्या होता है कि रोग के रोगाणु है कटे फटे भाग से के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। और रोग से बचाव के लिए बच्चों में टिटनेस रोग के प्रतिरोधी टीके लगाना चाहिए। टिटनेस टॉक्साइड है का उपयोग भी लाभकारी होता है और टिटनेस एंटीटॉक्सिन रोग के लिए प्रभावी औषधि है। इस प्रकार की क्या औषधि है इनकी, तो ये भी दी जाना चाहिए। तो टिटनेस का रोग है प्रारंभ में असाध्य था और इससे ग्रसित रोगियों में से 80 से 90% की मृत्यु हो जाती थी। यदि समय पर उपचार मिल जाए तो मृत्यु से बचा जा सकता है। और आजकल इस रोग में अधिकांश मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि पुराने समय में था क्या था, इसमें इस प्रकार का उपचार नहीं था, तो इसकी वजह से क्या हो जाता था, अधिकतर व्यक्तियों क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। और क्योंकि समय पर उपचार किया जाता है तो टिटनेस का यह रोग विकासशील देशों में जहाँ जलवायु गर्म है वहाँ अधिक होता है। ये भी यहाँ से एक मोस्ट बात निकलती है कि जलवायु गर्म है। देखो सबसे प्रभावी इलाका टिटनेस से कौन सा होता है, जहाँ पर जिस क्षेत्र में, जिस देश में जलवायु गर्म है, ठीक है, वहाँ पर इस प्रकार का हो सकता है। जैसे राजस्थान में जलवायु गर्म है तो इस प्रकार का रोग ज़्यादा प्रभावी रहता है। तो ये हो गया टिटनेस है, धनुष स्तंभ रोग बोला जाता है। अब देखिए निमोनिया रोग, निमोनिया रोग जीवाणुजनित रोग है और डिप्लोकोक्स निमोनियाई, डिप्लोकोक्स निमोनियाई इसका एक वाहक है रोग का। अब देखिए आगे इसमें दोबारा उत्पन्न होता है, ये समूह में पाए जाते हैं परंतु कभी कभी एकल भी होते हैं। निमोनिया रोग में व्यक्ति को अधिक ठंड लगती है और साथ ही तेज बुखार आता है। यकृत पित्ताशय में सेप्टिसेमिया तथा जलन होने लगती है और रोगी के छाती में दर्द होने लगता है। और रक्त में श्वेताणुओं की कमी होने से, यानी कि श्वेताणु क्या है, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस, ये क्या होती है, ये जो है प्रतिरक्षा का काम करती है हमारे शरीर में, इसकी कमी हो जाती है तो प्रतिरक्षा की क्षमता कमी हो जाएगी तो प्रतिरक्षा तंत्र हमारा कमजोर हो जाता है और श्वास लेने में कठिनाई आती है और रोग के लक्षण 1 से 3 दिन में प्रदर्शित होने लगते हैं। निमोनिया रोग जो है अधिक ठंड लगेगी और तेज बुखार आएगा। यकृत है पित्ताशय में सेप्टिसेमिया तथा जलन होने लगती है, यानी कि यकृत भी प्रभावित होता है, पित्ताशय भी प्रभावित होता है इसके, ठीक है, और श्वास लेने में भी कठिनाई आती है इस रोग के लिए। और रोग के बचाव की बात करें तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देकर भीड़ वाले मकानों से दूर रहकर रोगाणु से बचा जा सकता है। और इसके अलावा रोगी को पृथक रखना, इसके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं को प्रयोग में नहीं लेने तथा त्यागा गया मल और आदि में मिट्टी में दबाकर रखना जाना चाहिए। तो इसके भाग है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें प्रवाहिका या अतिसार, देखो क्या होता है प्रवाहिका या अतिसार। अगर इंग्लिश में बात करें तो डायरिया, ये याद रख सकते हो कि अगर ये दे दिया जाए तो प्रवाहिका रोग का किस प्रकार का रोग है, तो अधिकतर विद्यार्थियों का ये इस यहाँ से गलत कर देंगे क्योंकि प्रवाहिका रोग उनका नहीं पढ़ा है, अतिसार पढ़ा है। तो आप इंग्लिश याद रखना, डायरिया रोग है, ये जीवाणुजनित रोग है और किससे फैलता है, साइजेला समूह के जीवाणु द्वारा, ये याद रखना आप, साइजेला समूह के जीवाणु द्वारा फैलता है, साइजेला के। प्रवाहिका अतिसार जीवाणुजनित रोग है और इस रोग में आंतर से अधिक मात्रा में जल एवं विद्युत अपघट्य शरीर से बाहर त्यागे जाते हैं और जिससे शरीर में निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि शरीर में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। सबसे प्रमुख रोग इसका कारण है शरीर में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अतिसार का मतलब क्या हो गया, दस्त वगैरह लगना, ठीक है, जो पचा हुआ पचता नहीं है, सीधे छोटी आंत के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। और इस रोग में उल्टियों आने लग जाती है तथा दस्त के साथ श्लेष्मा एवं रक्त में आने लगता है और रोगी को बुखार व कमजोरी हो जाती है।
रोग के बचाव के लिए पानी को उबालकर और छानकर पीने के काम में लेना चाहिए, और रोगी द्वारा त्यागे गए मल एवं उल्टी को मिट्टी में दबा देना चाहिए, और खुला रखा भोजन व सड़े गले फल आदि को सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रोग वाग पत्थरों के द्वारा या मक्खियों के द्वारा, ठीक है, त्यागा गया मल वगैरह उल्टी वगैरह वहाँ से उन पर बैठती है और इसके जो फल वगैरह उनको नुकसान पहुँचा सकती है। तो यहाँ से याद रखना, प्रवाहिका अतिसार डायरिया, इसका रोग वाहक कौन से है? साइजेला समूह के जीवाणु, याद रखना। ये आगे भी आपका आएगा, प्रवाहिका अतिसार है, ठीक है, प्रोटोजोआ में आएगा ये रोग, सेम का सेम आएगा। वहाँ पर जो ये है प्रोटोजोआ अलग होंगे, यहाँ पर ये साइजेला समूह की, याद रखना, साइजेला समूह। और सबसे प्रमुख कारण क्या, शरीर में क्या कमी हो जाती है, क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखो, मेनिंजाइटिस रोग है और मस्तिष्क आवरण स्फोट। यह रोग निजेरिया मेनिंजाइटिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है और रोग मस्तिष्क मेरुरज्जु तथा मेरुद्रव्य को संक्रमित करते हैं। मेनिंजाइटिस रोग जो है ये सबसे प्रभावित किस अंग को करेगा? मस्तिष्क को करेगा। एक तो याद रखना मेरुरज्जु है और मेरुद्रव्य, मेरुद्रव्य यानी कि स्पाइनल फील्ड है जो मेरुरज्जु के अंदर ही पाया जाता है, उसको प्रभावित करेगा। इस रोग के कारण अचानक तेज बुखार आने लग जाता है, सिर में सिरदर्द है, बेचैनी है, उल्टियां हैं, जलन होने लगती है। यह रोग संपर्क द्वारा फैलता है। और इसके अलावा रोगी के खांसने छींकने समय पर भूख से निकलकर उड़ने वाली द्रव की बूंदों के निकलकर, इस रोग में क्या होता है कि मुख से अगर खांसते समय जो बूंदे वगैरह निकलती है वो भी निकलने पर वो रोग फैल सकता है। इस रोग के लक्षण है जो 2 से 10 दिन के भीतर प्रदर्शन होने लग जाते हैं। केवल याद रखना मेनिंजाइटिस है, निजेरिया मेनिंजाइटिस रोग है, ठीक है। इस अंग को प्रभावित करेगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ये प्रभावित करने वाला है। और इस रोग के बचाव के लिए रोगी को द्वारा उपयोग में लाए गए वस्त्र को पानी में उबाल कर धोना चाहिए और रोगी को कफ या उल्टी अमल को मिट्टी में दबा देना चाहिए। अब देखिए सुजाक रोग है, गोनेरिया। कई बार ये पूछा जाता है कि गोनेरिया रोग का वाहक कौन सा है, और कई बार बहुत बार प्रश्न आया है कि सुजाक रोग निम्न में से किस प्रकार का रोग है? सुजाक या गोनोरिया एक ही बात है इसमें। अब इंग्लिश में देखोगे तो गोनोरिया है और हिंदी में देखोगे तो सुजाक है ये रोग। यह जनांग संबंधी रोग है जो जीवाणु जो है नजेरिया गोनोरिया द्वारा उत्पन्न होता है। इसके लक्षण क्या है? ये जीवाणु जनांग के उपकला स्तर पर आक्रमण करते हैं, जिसके कारण 3 से 9 दिन के पश्चात मूत्रमार्ग से पीले रंग का द्रव स्रावित होने लगता है और जनांगों में जलन होने लगती है, और स्त्रियों में कुछ ही दिनों में यूरोथिटिस उत्पन्न हो जाता है और मासिक चक्कर भी प्रभावित होता है इससे। इसके और रोगाणु हृदय के कपाट को भी संक्रमित कर एंटोकार्डिस रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ये इस रोग के जीवाणुओं का प्रसारण रोगी व्यक्ति के साथ संभोग करने से भी हो सकता है, यानी कि यौन संबंधी रोग भी इसको कह सकते हैं, और जीवाणु जनित रोग तो है ही है ये। और कभी कभी रोगी व्यक्ति के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के स्पर्श या संपर्क से भी ये रोग प्रसारण हो सकता है। इसके बचाव के लिए देखो क्या किया जाए। और रोग से बचने के लिए रोगी को पृथक रखना चाहिए और ऐसे रोगी से यौन संपर्क नहीं करना चाहिए, इसके सुजाक या गोनोरिया रोग हो सकता है। अब देखिए हेजा या विसूचिका रोग होते हैं। अब देखो यहाँ से कुछ अलग नाम दे रखा है। यहाँ से अगर आपको पेपर में इस प्रकार का दे दे यहाँ से कि हेजा रोग है या विसूचिका, ये नाम दे दिया जाए कि विसूचिका रोग है, निम्न में से किससे होते हैं? जीवाणुजनित है या विषाणुजनित रोग है? तो अधिकतर विद्यार्थी यहीं से गच्चा खा जाएंगे, क्योंकि इसमें याद रखना कोलेरा शब्द याद रखना, एक ही कोलेरा है, हेजा से संबंधित है या विसूचिका है, ये कोलेरा ही है। और इस रोग का वाहक कौन सा है? विब्रियो क्लोरी। देखो इसके लक्षण क्या है? इस रोग में हो जाने पर रोगी को उल्टी एवं दस्त प्रारंभ हो जाती है और इसके शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है और रोगी में कमजोरी आ जाती है तथा शरीर ठंडा पड़ने लगता है, पेशाब बंद हो जाता है, हाथ पांव में ऐंठन लगती है और रोग का प्रसार जल द्वारा होता है। मुख्य रूप से याद रखना, ये यहाँ से मोस्ट प्रश्न बनता है कि हेजा रोग है का प्रसारण का कारण क्या है, किससे होता है? ये होता है जल से, याद रखना।
जल के द्वारा होता है मोस्टली, ये जल के द्वारा। और रोगी से बचने के लिए हैजे का टीका लगाया जाना चाहिए और बासी व सड़ी गली खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। घर एवं आसपास के वातावरण है वो उसको साफ रखना चाहिए। और रोग उपचार के लिए नमक व चीनी युक्त घोल होता है ORS का घोल दिया जाना चाहिए। ORS की फुल फॉर्म याद रखना क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। प्रभाविकारी है, रोगी को तरल भोजन और चावल का मंड वगैरह दिया जाना चाहिए। ये है हैजा या पिस्सू का कोलेरा या विब्रियो क्लोरी रोग का के बारे में ये बड़ी बड़ी बात 2-4 बातें याद रखना। अब देखिए मोती जरा या टाइफाइड रोग देखो, यह रोग साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। और टाइफाइड रोग है, इसके लक्षण देखो क्या क्या लक्षण है। रोगी के शरीर में दर्द होता है, सुस्त बना रहता है, रोगी के पेट में दर्द होता है और रोगी को 103 डिग्री से 104 डिग्री तक ज्वर हो सकता है। तो ज्वर के लिए याद रखना, एक टेम्परेचर की अगर बात करें, स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है, 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फॉरेनहाइट बात करें तो 98.6 फॉरेनहाइट होता है। और केल्विन बात करें तो 310 केल्विन होगा। ये याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनता है। ठीक है, ये उसमें वाले चैप्टर में अपने पढ़ेंगे, यहाँ पर ही थोड़ा याद कर लेना इनको। शरीर पर फुंसियों के समान छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और रोग की व्यक्ति को पतली दस्त व पेशाब कम आता है। रोगी का जबर लगभग 15 दिन बाद कम हो जाता है, क्योंकि लगभग 15 दिन तक ये प्रोसेस चलता है। इस रोग का प्रसार है जल के द्वारा हो सकता है, भोजन के द्वारा, कीट आदि के द्वारा भी हो सकता है। और व्यक्तियों का आपसी संपर्क से भी इसका प्रसार हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति को अगर टाइफाइड है तो इसका प्रसार दूसरे व्यक्तियों तक भी हो सकता है। जिसको भी टाइफाइड वगैरह है तो उससे थोड़ा बचना चाहिए। और इस रोग के बचाव के लिए मलमूत्र मिट्टी में दबा देना चाहिए। जिसको भी रोग है उसका मलमूत्र वगैरह मिट्टी में दबा देना चाहिए, ताकि उस पर मक्खी वगैरह मच्छर वगैरह न बैठे, तो इसका रोग का प्रसार न हो आगे। नियंत्रित भोजन करना चाहिए और खाने में फलों का रस है, अंडा है, दूध है, चावल का मंड वगैरह लेना चाहिए। और रोगी को पृथक रखना चाहिए। और टेब टीका, ठीक है, TAB, ये याद रखना, टेब का टीका, ये याद रखना। टेब का टीका है, TAB का टीका लगाया जाना चाहिए, टाइफाइड रोग के लिए लगाए जाते हैं। टाइफाइड के रोगी को निम्न में से किस प्रकार का टीका लगाया जाता है, टेब का टीका लगाया जाता है। एक इसके लिए परीक्षण भी किया जाता है, विडोल टेस्ट किया जाता है इस रोग के लिए, याद रखना, विडोल टेस्ट है। ठीक है, टाइफाइड के रोग के लिए एक टेस्ट होता है, विडोल टेस्ट किया जाता है। तो विडोल टेस्ट के बारे में याद रखना, विडोल टेस्ट है किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, परीक्षण है ये, विडोल टेस्ट है टाइफाइड के लिए किया जाता है। अब देखिए काली खांसी या वुपिंग कफ क्या होता है, वुपिंग कफ या काली खांसी देखो इसमें। मनुष्य में यह रोग बॉडीटेला पर्टुसिस द्वारा उत्पन्न होता है। इसका वाहक कौन सा होता है, बॉडीटेला पर्टुसिस होता है, द्वारा उत्पन्न होता है। यह रोग लगभग 6 सप्ताह तक रहता है। इस रोग के संक्रमण से व्यक्ति को तेज जुकाम हो जाता है और सूखी खांसी आती है, अर्थात खांसी के साथ बलगम नहीं आता है। रोगी को हल्का बुखार होता है, खांसी की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि खांसते खांसते श्वास फूल जाता है और हुप हुप की सी आवाज आती है। आपने देखा होगा इस प्रकार का जिसको भी रोग होता है कि जब भी श्वास लेते हैं तो कुछ यहाँ इस प्रकार की आवाज़ आती है, जैसे हुप हुप की आवाज़ आती है, जोर जोर की श्वास लेने की। और इस रोग से बचाव के लिए शिशु को ट्रिपल एंटीजन DPT का टीका लगाया जाना चाहिए। DPT का टीका है तो 3 रोग के लिए लगाया जाता है। D4 होता है डिप्थीरिया, P से पर्टुसिस काली खांसी होगी, और T4 होता है टिटनेस रोग के लिए उपचार के लिए, तो ये टीका लगाया जाता है। DPT का टीका होगा, एक अपने देखा टेब का टीका है, TAB टेब का टीका है, ये टाइफाइड के लिए हो गया। ये डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस के लिए हो गया टीका। और एक है BCG का टीका है, BCG, ये टीका कब लगता है, TB के रोगियों को लगाया जाता है। इसके अलावा जिसको भी कुष्ठ रोग है उसके रोकथाम के लिए BCG का टीका लगा है। तो याद रखना, टीकों के बारे में याद रखना, BCG का टीका है, टेब है और DPT का टीका है। तो ये अपना हो गया जीवाणु से जनित रोग कौन कौन से है। इन रोगों को इतना कर लेना, इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर प्रश्न बनेगा तो आपकी यहाँ से बनेगा, ठीक है। और मैंने जो लिस्ट बताई है वो थोड़ा सा याद कर लेना, उनमें जीवाणु जनित रोग तय थे, हालांकि इनमें से कुछ नहीं आए, इसकी बुक के अंदर नहीं है, मोस्टली यही है आपका। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट अपने पढ़ने वाले हैं जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, ये रोग वाह कौन से। देखिए ज़्यादा आपको
हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके प्रश्न बनेंगे, इतने भी मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर इतना आप कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 30/30 प्रश्न जो यहीं से उठने वाले हैं, सारे के सारे प्रश्न एग्जाम तक आपको मैं बताने वाला हूँ। बाकी थोड़ा-सा आपको पढ़ना बोरिंग लग सकता है, क्योंकि एक पेज के अंदर मोस्टली 4 या 5 प्रश्न होते हैं। और इसके अलावा जो गाइड आपके पास है, गाइड पढ़ रहे हो, उसमें एक पेज के अंदर भी 20-25 प्रश्न मिल जाते हैं। मोस्ट नहीं कह सकते हैं कि मोस्ट होते हैं सारे के सारे। तो उनको थोड़ा-सा याद रखना थोड़ा-सा हार्ड होता है, क्योंकि इसको जब बुक्स को आप पढ़ोगे, तो थोड़ा-सा याद रखना आपके लिए आसान हो सकता है। ठीक है? तो इस प्रकार इनको पढ़ते रहिए और टारगेट रखिए कि साइंस के अंदर अपने 30 में से 30 प्राप्त करेंगे। और हफ्ते में 2 बार आपको स्टार्ट कर रहे हैं आपको एमसीक्यू क्लास भी प्रश्नों की मिलने वाली है। जितने जी भी जो 11th क्लास के जीव विज्ञान की हुई है, वहाँ से प्रश्न जल्दी आपको मिलेंगे। 2 हफ्ते में 2 क्लासें, और धीरे-धीरे ये भी क्लास अपने पूरी कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।